आज की क्लास में हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को देखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे लाकर क्लिक करके रखूं तो ये फ्लाई आउट मेरे पास आ जाता है और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बाहर निकाल लेती हूँ। अगर मैं इस फ्लाई आउट की बात करूं तो इसमें जस्ट हमारे पास दो टूल हैं, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। लेकिन अगर मैं पर्सपेक्टिव ऑप्शन की बात करूं तो डिफरेंट मेन्यूज में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हैं। अगर मैं एडिट मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट का ऑप्शन है। अगर इस पे क्लिक करूँ तो एक पूरा पैनल मेरे पास आ जाता है। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ मेरे पास पर्सपेक्टिव ऑप्शन है और इसके अंदर भी मजीद 4 ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। उसके अलावा व्यू मेन्यू में आऊँ तो व्यू मेन्यू में हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन है और इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी आपको आउटलाइन दे देती हूँ कि हम किस तरह से पर्सपेक्टिव ऑप्शन को समझना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को देखेंगे और उसके बाद आने वाली क्लास में हम व्यू मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव ऑप्शन को देखेंगे और उसके अलावा एडिट मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव प्रीसेट के ऑप्शन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस तरह से नेक्स्ट क्लास में व्यू मेन्यू और एडिट मेन्यू दोनों में मौजूद पर्सपेक्टिव ऑप्शन को हम देखेंगे और उसके बाद आने वाली क्लास में हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव ऑप्शन को देखेंगे। और तमाम ऑप्शन जो इन मेन्यूज में मौजूद हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड को हैंडल करने से रिलेटेड हैं। उसके बाद अगर मैं व्यू मेन्यू में आती हूँ तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड में मौजूद ऑप्शंस के अलावा 3 तरह के पर्सपेक्टिव यहाँ मुझे दिए हुए हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा बता तो दूंगी कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, लेकिन अपनी आने वाली क्लासेस में मैं 1 बाय 1 इन सब पे ड्राइंग करके आपको बताऊंगी सेपरेट क्लासेस में, ताकि इन तमाम पर्सपेक्टिव पे किस तरह से ड्राइंग करनी है, किस तरह से इनको यूज करते हुए आर्ट वर्क क्रिएट करना है, आप अच्छे से सीख सकें। उसके अलावा मैं सेपरेट क्लास में आपको बताऊंगी कि अगर आप पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज करते हुए इमेज को पर्सपेक्टिव में ऐड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आप अपने टेक्स्ट को पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज करते हुए डिजाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इस तरह से पर्सपेक्टिव ऑप्शन को अच्छे से समझाने के लिए मुझे 7 से 8 वीडियोस बनाना पड़ सकती हैं। और अगर आप पर्सपेक्टिव ऑप्शंस को कंप्लीट समझना चाहते हैं तो इन तमाम क्लासेस का देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी एस्पेक्ट मिस ना हो, आप इसके तमाम ऑप्शंस अच्छे से देख सकें। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ पर्सपेक्टिव होता क्या है। जब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव व्यू की तो पर्सपेक्टिव व्यू में 2 पैरेलल लाइन हमें एक दूसरे के करीब होती हुई नजर आती हैं। जैसे ये 2 लाइनें एक दूसरे के अपोजिट मौजूद हैं और ये इसी तरह से मौजूद रहेंगी कि आपस में जुड़ नहीं सकती। लेकिन अगर हम इनके दरमियान में एक साइड पे खड़े होकर देखें तो दूर होते होते ये हमें जुड़ती हुई नजर आएंगी और यही पर्सपेक्टिव व्यू है। अगर मैं आपको रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल दूं तो आप रोड के दरमियान में खड़े होकर देखें या रेल की पटरियों के दरमियान में खड़े होकर देखें, वो दूर होते होते आपको क्लोज होती नजर आएंगी। वो जैसे जैसे आपसे दूर होगा व्यू तो रेल की 2 पटरियां या सड़क के 2 किनारे आपको जुड़ते हुए महसूस होंगे किसी पॉइंट पे और आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होते होते एक पॉइंट पे आकर वो बिल्कुल गायब होते हुए नजर आएंगे। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, सड़क की चौड़ाई वही रहती है। पर्सपेक्टिव व्यू में वैनिशिंग पॉइंट और स्टेशन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम बात करते हैं वैनिशिंग पॉइंट की तो जहां पे सड़क के 2 किनारे क्लोज होते होते गायब होते हुए नजर आए वो पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट होता है और जिस जगह पे आप खड़े होकर उस व्यू को देख रहे हैं वो स्टेशन पॉइंट होता है। स्टेशन पॉइंट चेंज होने से वैनिशिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप इन 2 लाइन के दरमियान खड़े होकर इनको व्यू कर रहे हैं तो क्लोज होते होते ये बिल्कुल दरमियान में जाकर खत्म होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर आप इसके राइट साइड पे खड़े होकर इसको देख रहे हैं तो इसका वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट साइड पे चेंज हो जाएगा और अगर आप लेफ्ट साइड पे खड़े होकर देखते हैं तो इसका वैनिशिंग पॉइंट राइट साइड पे चेंज हो जाता है। स्टेशन पॉइंट चेंज होने से वैनिशिंग पॉइंट खुद बहुत चेंज हो जाता है, पर्सपेक्टिव व्यू खुद बहुत चेंज हो जाता है।
जैसे इस इमेज में आपको एक रोड और एक आदमी नजर आ रहा है और ये सड़क के दरमियान में खड़ा है। अगर ये दरमियान में खड़ा होकर व्यू कर रहा है तो ये सड़क के बिल्कुल दरमियान में देख रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ से राइट साइड पे मूव कर जाए तो इसका वेनिशिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। इसका वेनिशिंग पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट देखने की बजाय ये लेफ्ट साइड पे देखने लगेगा, और अगर ये लेफ्ट साइड पे आके खड़ा हो जाए तो ये राइट साइड पे देखने लगेगा और इसका व्यू चेंज हो जाएगा। और अब मैं बात करूंगी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। अगर आप किसी स्ट्रीट के दरमियान में खड़े हैं और दरमियान में खड़े होकर आप उसमें मौजूद हाउसेस का व्यू कर रहे हैं तो आपको उसकी फ्रंट साइड नजर आ रही होगी, जस्ट एक साइड नजर आ रही होगी, और स्ट्रीट के दूर होते हुए घर आपको क्लोज और छोटे होते हुए भी नजर आएंगे। तो ये व्यू 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है जब आप बिल्डिंग की एक साइड देख रहे होते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव की, तो अगर आप किसी बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े हो जाएं तो आपको उसके 2 व्यू नजर आते हैं, उसका लेफ्ट व्यू और उसका राइट व्यू। तो ये व्यू 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। और अगर मैं बात करती हूँ 3 पॉइंट की, तो अगर आप ऊपर की तरफ से बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, ऊपर की तरफ से सिटीज को देख रहे हैं, तो आप इन बिल्डिंग्स को 3 तरफ से देख सकते हैं। आपको उनकी छत भी नजर आएगी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, और ये व्यू 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है। और इस तरह से व्यू करने को बर्ड आई व्यू या एरियल व्यू कहते हैं। और अब हम पर्सपेक्टिव ग्रिड को समझना शुरू करते हैं। अगर मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करूं तो मेरे पास एक ग्रिड आ जाती है, और ये ग्रिड 3 प्लेन से मिलकर बनी होती है, लेफ्ट प्लेन, राइट प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। और अगर मैं इस कॉर्नर पे आऊं तो जैसे ही ये पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन होती है, ये पर्सपेक्टिव विजेट मेरे पास आ जाता है। पर्सपेक्टिव विजेट एक तरह से इस ग्रिड का कंट्रोलर है। इसकी मदद से हम इन प्लेन को एक्टिव करते हैं, और जो प्लेन एक्टिव होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग कर सकते हैं। और जो प्लेन एक्टिव होगा यहाँ पे आपको वही कलर नजर आ रहा होगा। इस वक्त हमारा राइट प्लेन एक्टिव है तो यहाँ पे ऑरेंज कलर नजर आ रहा है। अब अगर मैं कुछ ड्राइंग करूंगी तो इस ऑरेंज वाले हिस्से में ड्राइंग होगा, कहीं पे भी ड्राइंग करूं इसके मुताबिक ड्राइंग होगी। और अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड पे क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर वाज़िह होता हुआ नजर आता है, और अब हमारा ब्लू प्लेन एक्टिव है। और अगर मैं यहाँ नीचे क्लिक करती हूँ तो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्टिव हो जाता है। अब हम जो ड्रॉ करेंगे वो इसी प्लेन के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगा। उसके अलावा हम अपने कीबोर्ड से 1, 2, 3 प्रेस करते हुए भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं इस ग्रिड के बाहर वाले हिस्से पे क्लिक करती हूँ तो आप देखिए आपको यहाँ पे नो एक्टिव ग्रिड लिखा हुआ शो हो रहा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसके बाहर का व्हाइट एरिया आपको सायान कलर में नजर आएगा, और अब ये ग्रिड एक्टिव नहीं है। अब जो ड्राइंग आप बनाएंगे वो इस ग्रिड के अकॉर्डिंग नहीं होगी। अगर आपको कुछ ऐसे डिजाइन करना पड़ता है कि आपकी ग्रिड एक्टिव ना हो तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप लेफ्ट, राइट या हॉरिजॉन्टल प्लेन में से किसी भी प्लेन पे क्लिक करें तो ग्रिड एक्टिव हो जाती है। उसके अलावा अपने कीबोर्ड से आप 1, 2, 3 और 4 की प्रेस करते हुए भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करेंगे तो आप देखिए आपका लेफ्ट प्लेन एक्टिव हो गया। अगर आप अपने कीबोर्ड से 2 प्रेस करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्टिव होगा। अगर 3 प्रेस करेंगे तो आपका राइट प्लेन एक्टिव होगा, और अगर आप 4 प्रेस करेंगे तो आपकी ग्रिड नो एक्टिव ग्रिड में चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ से 1 प्रेस कर देती हूँ। इस ग्रिड की तरफ आऊं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉइंट नजर आ रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी ग्रिड को चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट वर्टिकल एक्सटेंड कहलाता है, और इसकी मदद से हम अपनी ग्रिड की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप देखिए मैं इसको नीचे लेके आऊं तो मेरी ग्रिड की हाइट कम हो गई। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ तो मेरी ग्रिड की हाइट ज्यादा हो जाएगी, और मैं कंट्रोल Z करके भी इसको वापस ओरिजिनल हालत में ला सकती हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे होराइजन लेवल है, यहाँ से मैं इसका होराइजन लेवल चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ लेके आऊं तो आप देखें इसका होराइजन लेवल चेंज हो गया। अगर वापस नीचे को लेके आऊं तो इसका होराइजन लेवल चेंज हो जाएगा। ये वेनिशिंग पॉइंट है तो मैं इनको राइट टू लेफ्ट मूव करके वेनिशिंग पॉइंट चेंज कर सकती हूँ। और अब अगर मैं इसे दोबारा इस तरफ को मूव करूं तो आप देखें ये साइड अब छोटी हो गई। इस तरह से अगर आप अपने व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके वापस इसको नॉर्मल हालत में ले आती हूँ। उसके बाद इस पॉइंट से हम ग्रिड के इन सेल्स को मूव कर सकते हैं।
अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाऊं तो मजीद सेल ऐड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आकर ये सेल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ये सेल इतने छोटे हो जाते हैं कि नजर नहीं आ रहे होते, मौजूद तो होते हैं, इसलिए यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं। और अगर मैं इसे अंदर की तरफ मूव करूं तो आप देखें तो मेरी ऑरेंज ग्रिड यहाँ तक आ गई। और उसके बाद मैं अगर इसको बाहर की तरफ मूव करूं तो जहां तक इसकी लिमिट है वहां तक मूव होने के बाद ये यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और लेफ्ट साइड के पॉइंट को मूव करके मैं लेफ्ट ग्रिड को छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। और ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, हम इसको मूव करके इसके सेल के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करती हूँ तो सेल का साइज बड़ा होने लगता है, और अगर नीचे को मूव करूं तो सेल का साइज छोटा होने लगता है। उसके बाद यहाँ ये जो नीचे आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, आप इनको सिलेक्ट करके पूरी ग्रिड को मूव कर सकते हैं और इसकी जगह चेंज करके इसको कहीं पे भी रख सकते हैं या एक आर्टबोर्ड से दूसरे आर्टबोर्ड पर ले जा सकते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, आप ओरिजिन पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से मूव करके। अगर आप इस ओरिजिन पॉइंट को पकड़कर मूव करें तो आप देखिए ओरिजिन पॉइंट यहाँ से मूव हो गया, ये पॉइंट यहाँ से हट चुका है, आपको ये डॉट यहाँ पे नजर आ रहा है और इसके साथ डॉटेड लाइन नजर आ रही है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करूं तो ये लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा और इसे मैं वापस यहाँ पे ले आती हूँ। आप इन प्लेन को भी मूव कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट प्लेन को पकड़कर मूव करें तो आप देखें आप इस तरह से इस प्लेन को मूव कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस अपनी जगह पे ले आती हूँ। राइट प्लेन को भी मूव कर सकते हैं, मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। और उसके अलावा आप वर्टिकल प्लेन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, अगर आप इसे पकड़कर नीचे को ड्रैग करें तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम ग्रिड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो प्लेन नजर आ रहे हैं, इनको आपने कैसे देखना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ऑल्ट प्रेस करके इस पॉइंट पे क्लिक करें, सेल की बजाय आपको ये ग्रिड ट्रांसपेरेंट नजर आएगी और यहाँ पे आपको कलर नजर आएगा। उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके आप दोबारा क्लिक करें तो जस्ट आपको लाइन नजर आएगी। अगर मैं लेफ्ट प्लेन की बात करूं तो मैं ऑल्ट प्रेस करके अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें ये ट्रांसपेरेंट हमें नजर आ रहा है। अगर मजीद क्लिक करूं तो जस्ट लाइन नजर आ रही है। और ऐसा ही मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कर सकती हूँ। अगर एक क्लिक करूंगी तो ये मुझे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है और दोबारा क्लिक करूंगी तो जस्ट लाइन नजर आएंगी। अगर मैं जस्ट इस तरह से लाइन्स को रखते हुए ड्रॉइंग करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ, मेरी वर्किंग में कोई फर्क नहीं आता। मैं ऑल्ट प्रेस करके अगर इन पे क्लिक करूं सब पे, इनका व्यू मुझे इस तरह से नजर आ रहा है। जब आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे क्लिक करके इस ग्रिड को एक्टिव करते हैं तो ये खुद बहुत बंद नहीं होती। नॉर्मली जब हम एक टूल पे काम कर रहे होते हैं और कोई दूसरा टूल लेते हैं तो हम उस टूल पे शिफ्ट हो जाते हैं, हमारा पहले वाला टूल वर्किंग ऑर्डर में नहीं रहता। लेकिन पर्सपेक्टिव ग्रिड के साथ ऐसा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज करते हुए हम अपने आर्टवर्क को डिफरेंट टूल की मदद से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए पर्सपेक्टिव ग्रिड जब हम एक्टिव करते हैं तो कोई भी दूसरा टूल लेने से ये ग्रिड हाइड नहीं होती, ये एक्टिव ही रहती है। तो इसको हम दो तरह से बंद कर सकते हैं, या तो हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल आई एक साथ प्रेस कर दें तो ये ग्रिड बंद हो जाती है, या फिर हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव विजेट पे आकर जब इस क्रॉस बटन पे आते हैं, जब आपको यहाँ पे हाइड ग्रिड लिखा शो हो जाए तो आप इस पे क्लिक कर दें तो ये ग्रिड हाइड हो जाती है। जब मैं दोबारा इस पे क्लिक करके इसको ओपन करूं तो ये एकदम से ओपन नहीं होगी। दोबारा ओपन करने के लिए पहले मैं सिलेक्शन टूल लूंगी। सिलेक्शन टूल लेने के बाद दोबारा इस पर्सपेक्टिव ग्रिड पे क्लिक करूं तो ये ग्रिड ओपन हो जाती है। इस तरह से या तो आप इसको इस क्रॉस पे क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करके इसको हाइड कर सकते हैं। और शिफ्ट पी पर्सपेक्टिव ग्रिड की शॉर्टकट की है। अगर आपने इस ग्रिड को ओपन करना है तो आप शिफ्ट पी प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लेन हमारा एक्टिव होता है हम उसी के मुताबिक ड्राइंग कर सकते हैं, कहीं पे भी ड्राइंग करें। जैसे इस वक्त हमारा लेफ्ट प्लेन एक्टिव है, आपको इसमें ब्लू कलर नजर आ रहा है। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूंगी। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आप देखें उसी पर्सपेक्टिव में उसी तरह से ये ड्रॉ हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर लाकर इसको ड्रॉ करती हूँ तो ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, इस पे मजीद वर्किंग कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैंने इसको पर्सपेक्टिव में ही मूव करना है तो मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लूंगी। तो मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको मूव करूं तो आप देखें ये पर्सपेक्टिव में यहाँ पे मूव हो रहा है।
और उसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले सकती हूँ। और अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूँ, मैं यहाँ से राइट प्लेन एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से 3 प्रेस करूंगी और रेक्टेंगल टूल लूंगी। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर ड्राइंग करूँ तो आप देखें ये यहाँ पर ड्राइंग हुई है। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेने के बाद अब अगर मैं इस डॉट पे डबल क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। यहाँ पे डोंट मूव है, अगर मैं डोंट मूव रहने देती हूँ तो कुछ भी मूव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस प्लेन के साथ इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से मूव ऑल ऑब्जेक्ट पे चेक लगाऊंगी और यहाँ पे लोकेशन दे दूंगी कि मैं इसे कितना मूव करना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से 200 पिक्सल इसको डिफाइन कर दूं और यहाँ से ओके करूं तो आप देखें मेरी ग्रिड भी मूव हो जाएगी और इस ग्रिड के साथ जो ऑब्जेक्ट ड्रा हुए हैं वो तमाम के तमाम मूव हो गए। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद अब मैं यहाँ से राइट प्लेन पे डबल क्लिक करूंगी। आप जिस प्लेन पे डबल क्लिक करेंगे उसी के ऑब्जेक्ट मूव होंगे और कॉपी ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये मूव हो आपका प्लेन और उसके साथ कॉपी भी आ जाए और पहले वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहे तो आप यहाँ पे कॉपी ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं वापस 200 पिक्सल ही दे देती हूँ, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मैं इसे 200 पिक्सल मूव करना चाहती हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके करूँ। मेरा राइट प्लेन भी मूव हो गया और उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी भी आ गई। इस तरह से अगर आप इसको मूव करके कॉपी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पर डबल क्लिक करती हूँ तो भी मेरे पास एक पैनल आ जाता है। तो यहाँ सबसे ऊपर शो एक्टिव प्लान विजेट है। एक्टिव प्लान विजेट ये है। अगर मैं यहाँ से चेक हटा देती हूँ तो ये विजेट यहाँ से मुझे शो होना बंद हो जाएगा, ये विजेट शो नहीं होगा। हाँ, आपकी ग्रिड शो हो रही होगी और उसके साथ साथ आप कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से इसके प्लान को एक्टिव करके वर्किंग भी कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये विजेट यहाँ से हाइड हो जाएगा, लेकिन ये विजेट आपको इंडिकेट कर रहा होता है, आपको पता चल रहा होता है कि आपका कौन सा प्लान एक्टिव है। तो हम इसको ओपन रख के ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से शो एक्टिव प्लेन विजेट पे से चेक हटाकर ओके करूं तो आप देखें ये यहाँ से हाइड हो गया। उसके बाद दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी और इस पे चेक लगा देती हूँ और उसके बाद इसकी पोजीशन है यहाँ पे टॉप लेफ्ट, तो डिफॉल्ट ये टॉप लेफ्ट पे हमें शो हो रहा होता है। अगर मैं टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट पे क्लिक करूं तो ये उसी तरफ हमें शो होने लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से टॉप राइट पे चेक लगा कर ओके करूं तो ये विजेट मुझे टॉप राइट पे शो होने लगेगा। मैं दोबारा इस पर डबल क्लिक करूंगी, यहाँ से इसको टॉप लेफ्ट ही रहने देती हूँ और उसके बाद एंकर पॉइंट टू पर्सपेक्टिव आर्टवर्क। जब आप किसी पर्सपेक्टिव आर्टवर्क को सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसके साथ एंकर पॉइंट नजर आ रहे होते हैं। तो अगर आप इस पे से चेक हटा दें तो आपको एंकर पॉइंट नजर नहीं आएंगे। तो अगर आपको एंकर पॉइंट नजर नहीं आएंगे तो आपको समझना मुश्किल होगा कि आपका आर्टवर्क सिलेक्ट है या नहीं, इसलिए यहाँ पे चेक लगा रहने दें। इंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन पे भी आपको इंस्ट्रक्शन शो हो रही होती हैं। जब आप उसको मूव करते हैं उसके दरमियान में या इंटरसेक्ट पे लेके आते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन शो हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप ये चेक हटा देंगे तो वो दोनों शो नहीं होंगी। तो हम इन दोनों पे भी चेक लगा रहने देते हैं और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी तो विजेट वापस ओरिजिनल हालत में आ गया। अब मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लूंगी। मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से जिस प्लेन के ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करूंगी वो प्लेन बहुत यहाँ से एक्टिव हो जाता है। जैसे आप देखें, अगर मैं यहाँ से इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूं तो राइट प्लेन एक्टिव हो गया, अगर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूं तो लेफ्ट प्लेन एक्टिव हो जाता है। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करके अपना लेफ्ट प्लेन एक्टिव करूंगी और उसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके अगर मैं इसको राइट प्लेन में ऐड करने की कोशिश करूं तो आप देखें इसका साइज बड़ा हो रहा है क्योंकि मेरा लेफ्ट प्लेन एक्टिव है। तो अगर आपने किसी दूसरे प्लेन में इसको ऐड करना है तो ड्रैग करते हुए अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं आप। तो अब यहाँ से अगर मूव करते हुए 3 प्रेस करते हैं ताकि ये राइट प्लेन में मूव हो जाए और उसके साथ साथ ऑल्ट प्रेस कर दें तो इसकी कॉपी भी आ जाएगी। तो मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करूंगी तो इसकी कॉपी भी आ गई। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये अपोजिट प्लेन में इसी स्टाइल में ऐड हो जिस स्टाइल में ये यहाँ पे मौजूद है तो मैं अपने कीबोर्ड से 5 प्रेस करूंगी। अगर मैं इसको मूव करूं तो आप देखें इसकी साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से 5 प्रेस कर दूं ये कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। और अगर मैं साथ ऑल्ट भी प्रेस कर देती हूं तो इसकी कॉपी आ गई और अगर कंट्रोल डी करूंगी तो इसी तरह से मजीद कॉपीज इसकी आएंगी। ये कॉपीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो मैं दरमियान की 2 कॉपीज को डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको
स्टाइल नजर आ सके। तो जिस अंदाज में ये यहाँ पे मौजूद है उसी अंदाज में ये पीछे को मूव होने लगेगा। और इस तरह से भी अगर हमें कहीं यूज करना पड़ता है तो हम 5 प्रेस करके अपोजिट ग्रिड में उसी साइड में उसको ऐड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल ए से इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी और यहाँ से मैं 2 प्रेस करके हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्टिव करूं और यहाँ से रेक्टेंगल लेकर अब अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूं तो आप देखें ये रेक्टेंगल इस अंदाज से ड्रॉ होगा। और उसके बाद मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। 1 प्रेस करके लेफ्ट प्लेन को एक्टिव कर लेती हूँ और जब मैं यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी तो लेकिन अगर मैं ड्रॉ करते हुए शिफ्ट प्रेस कर दूं तो मेरा स्क्वायर ड्रॉ होगा, लेकिन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल सिलेक्शन टूल काम करता है, बिल्कुल वैसे ही पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद अगर इसको मूव करूं तो आप देखें ये इस तरह से मूव हो रहा है, इसका साइज बड़ा हो रहा है। आप देखें ये इस तरह से मूव होगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करूं तो ये बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव के अंदाज में मूव होगा। मैं आपको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लेके दिखाऊं तो बिल्कुल उसी लाइन के साथ उसी स्ट्रेट अंदाज में ये आगे को मूव होगा। इसलिए पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जरूरी है कि आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल यूज करें। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ। अगर हमने पहले से कुछ ड्रॉ करके रखा है और उसको पर्सपेक्टिव सिलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर हम वैसे कोई कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पहले उसको स्ट्रेट अंदाज में डिजाइन कर लें उसके बाद पर्सपेक्टिव ग्रिड में ऐड करें तो भी कर सकते हैं। इस वक्त मेरा लेफ्ट प्लेन एक्टिव है तो मैं यहाँ से नो एक्टिव प्लेन पे क्लिक कर दूंगी और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूं और मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। एक बॉक्स लूंगी और इसमें लाइट कलर फिल कर देती हूँ। लाइट कलर फिल करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे रख देती हूँ और इसकी एक कॉपी मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ यहाँ पे ले लूंगी। उसके बाद शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगी, इसको सेट कर देती हूँ। सेट करने के बाद मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ग्रुप कर दूंगी। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ना सिर्फ आप एक ऑब्जेक्ट को इसमें ऐड कर सकते हैं बल्कि ऑब्जेक्ट के ग्रुप को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको पर्सपेक्टिव में ऐड करने के लिए मुझे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेना होगा। नॉर्मल सिलेक्शन टूल से मैं इसको इसमें ऐड नहीं कर सकती। अगर मैं इसको नॉर्मल सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करूं और यहाँ पे ला कर रखूं तो ये इस तरह से यहाँ ऐड होगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लूंगी। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करती हूँ और इसके साइज को बड़ा करूं तो आप देखें ये यहाँ पे इस तरह से इमेज मेरी ऐड हो गई। उसके बाद इसकी एक कॉपी अगर मैं लेफ्ट साइड पे ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको पकड़ कर ड्रैग करूंगी और अपने कीबोर्ड से ड्रैग करते हुए 1 प्रेस कर दूंगी। 1 के साथ अगर मैं ऑल्ट भी प्रेस कर दूं तो इसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी। आप इस तरह से हाउस डिजाइन कर सकते हैं। डिलीट कर देती हूँ। हम पर्सपेक्टिव ग्रिड की सेटिंग को मजीद चेंज कर सकते हैं। हम इसके प्लेन्स के कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रिड की ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो भी व्यू मेन्यू में आके कर सकते हैं। जैसे इस वक्त जो डिफॉल्ट हमें नजर आ रही है वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और अगर मैं व्यू मेन्यू में आती हूँ और यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन पे आकर यहाँ से 1 पॉइंट पे आकर 1p नॉर्मल पे क्लिक करूं तो आप देखें ग्रिड आपको इस तरह से नजर आएगी और आप इस पे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर सकते हैं। और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग में हमारे पास 2 प्लेन एक्टिव होते हैं, लेफ्ट प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। राइट प्लेन इसमें एक्टिव नहीं होता। और उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊंगी। व्यू मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन पे आकर अगर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे आकर 3p नॉर्मल व्यू पे आऊं तो कुछ इस तरह से पर्सपेक्टिव ग्रिड हमारे पास आएगी। मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड पे आकर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर दूंगी। और अब इस पर्सपेक्टिव ग्रिड को यूज करते हुए मैं आपको एक कबर्ड डिजाइन करके दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ से इसके वेनिशिंग पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करके इस साइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ से मैं इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लूंगी। मैं कुछ इस तरह के व्यू में इसको ले आती हूँ। इस तरह की व्यू में लाने के बाद मैं पहले
अपनी कबर्ड को डिजाइन कर लूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ से नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल टूल लेकर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें ये वाला ब्राउन कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ पे ये कलर फिल करने के बाद मैं रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इसमें ये कलर फिल कर लेती हूँ और इसकी कुछ कॉपीज लेकर मैं इनको यहाँ पर सेट कर लूंगी। और इस तरह से सेट करने के बाद मैं इसमें पैटर्न फिल कर लूंगी। तो पैटर्न फिल करने के लिए मैं स्वॉचेस पे आकर यहाँ स्वॉचेस लाइब्रेरी पे आऊंगी और यहाँ पे पैटर्न पे आकर और यहाँ से मैं पैटर्न डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने कौन सा पैटर्न इसमें फिल करना है। मैं यहाँ से ये वाला पैटर्न ले लेती हूँ। मैं शिफ्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ऊपर वाले तीनों बॉक्सेस को, और इस पे क्लिक करके मैं ये पैटर्न इनमें फिल कर देती हूँ। और इस पैटर्न को फिल करने के बाद अब मैं इन नीचे वाले बॉक्सेस को रोटेट करके इनमें पैटर्न फिल करूंगी, क्योंकि मैं इनमें पैटर्न को हॉरिजॉन्टली फिल करना चाहती हूँ, वर्टिकली नहीं। तो मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको रोटेट कर लेती हूँ और इनको रोटेट करने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनमें पैटर्न फिल कर दूंगी। पैटर्न फिल करने के बाद मैं इनको वापस रोटेट करके नॉर्मल कर देती हूँ। उसके बाद मैं राउंडेड रेक्टेंगल लूंगी और यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर दूंगी। मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी और ऑल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। और इसको रोटेट करके नीचे वाले कैबिन में भी इसकी कॉपीज सेट कर दूंगी। और अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके मैं इनको ग्रुप कर देती हूँ और ग्रुप करने के बाद मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। सेम हाइट का रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी और ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें यही वाला कलर फिल करूंगी और ये कलर फिल करने के बाद मैं इसके शेड को थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ और ओके कर दूंगी। 3 प्रेस करके यहाँ से राइट प्लेन को एक्टिव करूंगी। उसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करके इसको यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। 1 प्रेस करके लेफ्ट प्लेन को एक्टिव करूंगी और इसको उठाकर मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। आप इसकी सेटिंग को मजीद जूम करके चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर सेट हुआ है या नहीं, और अगर आपको प्रॉपर सेट नहीं नजर आता तो आप जूम करके सेट कर सकते हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर दूंगी और नॉर्मल करने के बाद मैं यहाँ से इस ग्रिड को क्लोज कर दूंगी और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देती हूँ। शिफ्ट के साथ मैं इसके साइज को बड़ा कर दूंगी। तो अब आप देखें, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को यूज करते हुए हमने इजीली इस कबर्ड को डिजाइन कर लिया है। और अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको व्यू मेन्यू में मौजूद ऑप्शन को बताऊंगी कि उनको यूज करते हुए कैसे आप अपनी ग्रिड को सेट कर सकते हैं, और उसके अलावा एडिट मेन्यू में मौजूद पर्सपेक्टिव प्रीसेट के ऑप्शन को भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।